प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 संख्या पद्धति, चैप्टर 2 बहुपद। ये दोनों ही चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो निर्देशांक ज्यामिति है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ग्राफ बनाने के लिए ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है वो है कार्तीय पद्धति। हम सबसे पहले कार्तीय पद्धति को समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो कार्तीय पद्धति आपको पढ़ना है, इसकी शुरुआत सबसे पहले एक महान गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम रेने दकार्ते था। इनका जन्म 1596 में हुआ था और मृत्यु 1650 में हुई थी। तो ये जो गणितज्ञ थे रेने दकार्ते, इन्होंने किसी कार्तीय तल के बारे में सोचा और इन्होंने किसी बिंदु की स्थिति को कार्तीय तल पर किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इसकी इन्होंने खोज की। तो इस प्रकार से इसकी खोज हुई थी कि ये जो रेने दकार्ते थे, ये सुबह सुबह यानी कि प्रातः काल में, जैसे कि कुछ लोगों को आदत होता है बिस्तर में पड़े रहने की, तो यही आदत रेने दकार्ते की भी थी। तो ये बिस्तर में सुबह सुबह पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, लेकिन ये आलसी व्यक्ति नहीं थे। तो इन्होंने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया और इस प्रकार से इन्होंने अपने दिमाग में एक कार्तीय तल को सोचा और उस कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इसकी इन्होंने खोज की। तो इस प्रकार से इसे कार्तीय पद्धति भी कह सकते हैं आप, या फिर निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आप इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हैं या कार्तीय पद्धति कहा जाता है। तो यही चीज बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय पद्धति। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो संख्या रेखा होती है, आप कार्तीय पद्धति को समझेंगे, कार्तीय पद्धति को आप निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हैं। इससे पहले आपको जानना है संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो संख्या रेखा होती है, इसको हम एक रेखा के रूप में दिखाते हैं। ये दोनों ही तरफ अनंत तक चलती है। इस प्रकार से अगर हम इसके बीच में इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। तो बीच में जो होगा उसको आप O कह सकते हैं या फिर इसको आप 0 से भी दिखा सकते हैं। 0 के बाद में आप 1-1 सेंटीमीटर पर दूरी ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से आप 1-1 सेंटीमीटर पर दूरी ले सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पर -1, -2, -3
इस प्रकार की संख्याएं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दूरी होती है वो सभी 1-1 सेंटीमीटर पर होती है, तो इसको आप बोलेंगे ये एकक दूरी है। कैसी दूरी है ये? एकक दूरी पर हमने यहाँ पर इसको लिया है और यहाँ पर भी एकक दूरी पर लिया है। तो अगर आप इसको बीच में देखें तो ये 0 है, या इसको आप O भी कह सकते हैं। तो इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इधर की जो संख्याएं हैं वो प्लस में हैं, इधर की संख्याएं माइनस में हैं, तो मूल बिंदु के दाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो सभी धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना था कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, यानी कि जिसको आप कार्तीय पद्धति भी कह सकते हैं, इसकी खोज किस प्रकार से की गई थी और किसने किया था। तो अब हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैं उसको ले रहा हूं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्नावली थ्री 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं और उस पर लैंप की स्थिति को दिखाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको केवल समझना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपको देख लेना है, जान लेना है। तो जब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे तो आप यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और वो टेबल इस प्रकार से हो सकती है। आप इसको समझने का प्रयास करें। जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ आपको इसी प्रकार से ये टेबल बनाना है। यहाँ पर ये आपका टेबल हो जाएगा। और इस टेबल को बनाने के बाद में हम यहाँ पर एक लैंप की स्थिति को दिखाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, ये एक मेज है। ये हमारे पास में एक मेज है और इस मेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चौकोर है, यानी कि इसमें 4 भुजाएं हैं। अगर हम यहाँ पर एक लैंप लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लैंप बना देता हूँ और ये लैंप कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा लैंप बन गया। इस लैंप को बनाने के बाद में आपको 2 लंब रेखाएं लेनी हैं, यानी कि दोनों ही रेखाएं लंबवत होनी चाहिए। मान लीजिए एक रेखा मैंने इस प्रकार से लिया है, ये लंबवत रेखा है,
और इस प्रकार से एक रेखा ये लिया है। ये दोनों ही रेखाएं यहाँ पर 90 डिग्री पर रहेंगी, यानी कि लंबवत है ये। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ऐसा आप अंदाजे से मान सकते हैं। ये दूरी कोई ज़रूरी नहीं है आप 25 लेंगे, 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी होगी। जितना आप उसको कितनी दूरी पर रख रहे हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी दूरी पर रखेंगे वही दूरी आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने जिस क्रम में इस लैंप को रखा है उसकी जो स्थिति होगी, अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लैंप की स्थिति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लैंप की जो स्थिति बनेगी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि 30,25, यानी कि ये रहा 30,25। या तो आप 30,25 कह सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप 25 को पहले लिख सकते हैं, 30 को बाद में लिख सकते हैं। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो लैंप की स्थिति जो होगी वो 30,25 होगी या 25,30 होगी। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप इस लैंप को बनाएंगे और इस चीज़ को लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक सड़क योजना है ये। चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक स्थिति में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क पर उत्तरी दक्षिण दिशा में जाती हैं और पांचवी सड़क पूर्वी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जैसा कहा गया है, चलिए हम इसको भी बना के दिखा देते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसमें आपको जो कुछ भी कहा गया है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो हमें 2 सड़कें लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो दोनों सड़कें हैं वो एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक्स अक्ष लेंगे इसमें, यानी कि इस प्रकार से एक सड़क तो ये हो जाएगी, एक सड़क ये हो गई और दूसरी सड़क ये हो गई। आप इसको ध्यान से समझिएगा, एक सड़क ये है, दूसरी सड़क ये है। तो इसको हम मान लेते हैं
ईस्ट, इसको मान लेते हैं वेस्ट, इसको मान लेते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं साउथ। ठीक है, तो अब हमें मार्ग लेना है, यानी कि 5 सड़कें बनानी है। 5 सड़कें ऐसी होनी चाहिए और 5 सड़कें ऐसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर 5 सड़कें बनाएंगे। तो एक सड़क तो इस प्रकार से मैंने बना दिया, ये हो गया पहला मार्ग, ये हो गया दूसरा मार्ग यानी कि दूसरी सड़क, और ये हो गया तीसरा मार्ग यानी कि तीसरी सड़क हो गई है। 3 ऊपर हो गया, 2 नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा चौथा मार्ग, और ये हो जाएगा 5वां मार्ग। तो यही आपको यहाँ पर बनाना है। तो इसको आप बताएंगे कि ये मार्ग 1 है, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। 5 सड़कें ऐसी हो गई। अब हमें 5 सड़कें ऐसे लेनी हैं, तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम इधर भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मार्ग 3 इधर ले लेते हैं, 2 इधर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला मार्ग, ये हो गया दूसरा मार्ग, ये हो गया तीसरा मार्ग, 1 2 3, और ये हो जाएगा चौथा मार्ग, और ये हो जाएगा 5वां मार्ग। ये 5 मार्ग हो गई हैं। इसमें भी नाम लिख देते हैं, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये भी एक सड़क है, ये भी एक सड़क है। मान लेते हैं W यानी कि ईस्ट वेस्ट सड़क, नॉर्थ साउथ, ये दोनों ही सड़क एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। इसको आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको C मान लिया है। क्या मान लिया है? मैंने इसको C मान लिया है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर सड़कों को दिखाया है। अगर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंटों को दर्शाते हैं, किसको किसको दर्शाएंगे हम? अगर हम 4,3 को दर्शाना चाहते हैं, किसको दर्शाना चाहते हैं? 4,3 को। तो आप यहाँ पर 4,3 को कहाँ पर दर्शाएंगे, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी, चौथी। तो जब आप इसको यहाँ पर दर्शाने जाएंगे तो अगर मान लीजिए हमारे पास में ये रहा हमारा 4,3। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर पर हैं। यानी कि जो बॉक्स हैं ये 1-1 सेंटीमीटर पे
बने हुए हैं। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पर जो पैमाना था वो हमें दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर बराबर हमें लेना है 200। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम 200 ही लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4,3 की स्थिति को दर्शाना चाहते हैं तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 4 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो दोनों बिंदु दिया हुआ है उन दोनों की स्थिति को ही हमें यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। एक तो 4,3 को दर्शाना है और 3,4 को दिखाना है। ठीक है, दूसरा बिंदु जो है वो हमारे पास में 3,4 है। तो इन दोनों ही बिंदुओं को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो मार्ग अगर हम 4 और 3 को ध्यान से देखें तो ये मार्ग 4 हो गया, ये मार्ग 3 हो गया। तो मार्ग 4 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चौथा मार्ग हमें यहाँ मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर 4,3 को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, 4,3 को यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद में 3,4 है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये मार्ग 3 मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर 3,4 को निर्धारित कर सकते हैं। तो यही काम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना था। ठीक है, बस आपको वहाँ पर 2 सड़कें लेनी थी, इस प्रकार से उनको उन दोनों सड़कों पर बहुत सारे मार्ग बनाने थे। 5 मार्ग बनाना था आपको ऐसे, 5 मार्ग बनाना था आपको ऐसे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन में कहा गया है, आप 4,3 और 3,4 की जो स्थिति है उसको भी इस प्रकार से दिखा देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 3.1 वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको एक्सरसाइज 3.2 में दिया जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 को भी शुरू करेंगे, और उसको शुरू करने से पहले आपको मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देना है, जो भी बेसिक बातें बताना है, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब हम संख्या पद्धति का टॉपिक अब हम कार्तीय पद्धति का टॉपिक शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कार्तीय पद्धति। तो जब हम कार्तीय पद्धति के बारे में बात करेंगे तो कार्तीय पद्धति में क्या होगा, हमारे पास में 2 रेखाएं होंगी। कार्तीय पद्धति में हमारे पास में 2 रेखाएं होंगी और वो दोनों ही रेखाएं लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। तो अगर आपको मैं इन दोनों ही रेखाओं को दिखाना चाहूं, कार्तीय पद्धति में क्या होता है, 2 लंबवत रेखाएं होती हैं। कार्तीय पद्धति में 2 लंबवत रेखाएं होती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक रेखा छोटी सी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस रेखा को हम यहाँ पर जब 2 भागों में बांटेंगे तो इस प्रकार से वो बढ़ जाता है, और ये 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा होता है। इसमें जो बीच में होता है इसको 0 बोला जाएगा, और ये 1 और ये 2, ये -1, ये -2। ठीक है, इस प्रकार से 2 रेखाएं यहाँ पर होती हैं। आप इसको x और इसको x डैश कह सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मूल बिंदु दिख रहा होगा
आप इसको बोलेंगे कि मूल बिंदु है। ठीक है, तो हमने इस रेखा को क्या नाम दिया है, यक्स और यक्स डैश। ठीक है, ये आप इसको हम क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा कह सकते हैं या फिर क्षैतिज अक्ष भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसको आप क्षैतिज रेखा या फिर आप इसको क्षैतिज अक्ष कह सकते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अक्ष होता है उसको हम यक्स और यक्स डैश से दर्शाते हैं, और यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है, और आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार से आप दूसरी रेखा भी लेंगे। दूसरी रेखा लंबवत होनी चाहिए, यानी कि वो ऊर्ध्वाधर। उसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। वो एक सीधी रेखा होगी। इसको भी हम दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0, और 1-1 सेंटीमीटर पर इस पे भी निशान लगाया जाता है इस प्रकार से। तो इसको आप मानेंगे प्लस में, यानी कि 1 2, और इसको माइनस में मानेंगे -1 2, और इसको हम y और y डैश से दिखाएंगे। और यहाँ पर जो इसको बोला जाएगा मूल बिंदु, ये है हमारा मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस मूल बिंदु के इधर की संख्या प्लस में है, इधर की संख्या माइनस में है, और इस रेखा को हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलेंगे इस रेखा को, इस रेखा को बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ऊर्ध्वाधर रेखा। आप इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष भी इसको कहा जा सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, समझना है। अच्छे से आप इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर ये यक्स और यक्स डैश क्षैतिज रेखा है तो ध्यान दीजिएगा कि ओ यक्स इधर की जो संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक हैं, और ओ यक्स डैश की जो संख्याएं हैं वो सारी ऋणात्मक हैं। इन चीज़ों पर भी आप फोकस कीजिएगा। और इस प्रकार से मूल बिंदु के ऊपर की जो संख्याएं हैं, यानी कि ओ वाई, इस दिशा में जो संख्याएं जा रही हैं वो सारी धनात्मक है, और जो नीचे आ रही हैं वो ऋणात्मक है। तो जब हम इन दोनों क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ लेते हैं तो हमें जो है एक कार्तीय तल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्तीय तल प्राप्त होता है। आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर आपको कार्तीय पद्धति में दो लंबवत रेखाओं को दिखाया। ठीक है, अब मैं इन दोनों ही, यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, इन दोनों ही रेखाओं को एक तल पर, जिसको हम बोलेंगे कार्तीय तल, यानी कि ये हमारे लिए एक तल हो जाएगा। इस तल पर मैं इन दोनों ही रेखाओं को लंबवत बनाने जा रहा हूं। आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दोनों लंबवत रेखाएं लेंगे वो इस प्रकार से लेंगे। मैं पहले ही बना लेता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज रेखा, और ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा को हम यक्स डैश से दिखाते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको आप, जहां पर
जो हमारी रेखाएं हैं इसको आप x अक्ष भी कह सकते हैं और इसको y अक्ष भी कह सकते हैं। ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। x अक्ष और ये y अक्ष, यानी कि क्षैतिज रेखा को आप x अक्ष बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा तल है ये 4 भागों में बट गया है। कितने भागों में बट गया है? 4 भागों में। 1 2 3 4। ये जो 4 भागों में बटा हुआ है इसको हम प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। यानी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा चतुर्थांश। आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। यानी कि पहला चतुर्थांश हो गया और ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। ये चीजें हैं बहुत आसान, आपको केवल इन्हें अच्छे से समझ लेना है और आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 चतुर्थांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इस रेखा को क्या हम बोलेंगे? x अक्ष, यानी कि इस रेखा को बोला जाएगा x अक्ष और इस रेखा को क्या बोला जाएगा? y अक्ष। ध्यान दीजिएगा। x अक्ष को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को O पर काटते हैं। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप और भी अच्छे से चीजों को देखिए। इधर की जो संख्याएं होती हैं वो सारी धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक। तो इसको आप धनात्मक x अक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धनात्मक x अक्ष। और इधर की संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो थोड़ा सा आप चीजों को समझिएगा ध्यान से कि 1 2 3, यानी कि इधर की संख्याएं धनात्मक होती हैं तो आप इसको बोलेंगे कि ये धनात्मक x अक्ष है। धनात्मक x अक्ष है। इधर की संख्याएं जो होती है वो माइनस में होती हैं, यानी कि -1 -2 -3। तो इसको आप बोलेंगे ऋणात्मक x अक्ष। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक x अक्ष। ठीक है, अब अगर आप और ध्यान से देखेंगे इधर की संख्याएं धनात्मक होती हैं, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक y अक्ष। क्या हो जाएगा? धनात्मक y अक्ष हो जाएगा ये। और नीचे वाली संख्याएं तो माइनस में होती हैं ये, यानी कि -1 -2 -3। तो ये होता है हमारा ऋणात्मक y अक्ष। क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक y अक्ष हो जाएगा। इधर वाला ये हो गया धनात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ऋणात्मक y अक्ष। जो मैं बता रहा हूं आप इसको ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपके सामने है इसी को हम बोलेंगे कार्तीय पद्धति या फिर कार्तीय तल। आप इसको कार्तीय पद्धति भी कह सकते हैं या कार्तीय तल भी कह सकते हैं। कार्तीय
पद्धति या फिर आप इसको कार्तीय तल भी कह सकते हैं। तो इस कार्तीय तल में अगर आप किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना चाहते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति को अगर आप निर्धारित करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको दो संख्याओं की जरूरत होती है। एक संख्या होनी चाहिए x अक्ष के ऊपर और दूसरी होनी चाहिए y अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि किसी भी बिंदु की जो स्थिति होगी, एक तो उस पे होगा x का मान, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो एक तो होना चाहिए x का मान, कॉमा, दूसरा होना चाहिए y का मान, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आप किसी भी बिंदु की स्थिति को इस कार्तीय तल पे दिखाना चाहते हैं, तो उसमें एक मान तो होना चाहिए x अक्ष के ऊपर, और वो मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो x अक्ष का होना चाहिए पहला मान। दूसरा होना चाहिए y अक्ष का, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ध्यान से इन चीजों को समझ लीजिएगा। यहां पर ये जो x का मान है वो x निर्देशांक कहलाता है। किसी भी बिंदु की स्थिति के अंदर, यानी कि किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है उसमें जो x का मान है वो x निर्देशांक कहलाएगा, और ये जो y का मान है ये y निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, तो x का मान x निर्देशांक है और y का मान y निर्देशांक है। ये जो x निर्देशांक होता है, इस x निर्देशांक को हम भुज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? x निर्देशांक को भुज भी आप कह सकते हैं, यानी कि जो x का मान होगा उसको आप भुज भी कह सकते हैं। और ये जो y निर्देशांक है आप इसको कोटि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोटि। ये केवल आपको समझने के लिए है कि x निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है। x निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है, y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए A है, और इस बिंदु A के जो निर्देशांक हैं, पहला है -2, दूसरा है 5। ये हमारे पास एक बिंदु A है। इस बिंदु की जो स्थिति है वो -2, 5 के रूप में है। तो ये जो -2 है उसको आप बताएंगे कि ये x निर्देशांक है, और जो 5 है ये y निर्देशांक है। तो यानी कि अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो x निर्देशांक आपको क्या मिलेगा, चाहे आप इसको x निर्देशांक कहिए या फिर भुज कहिए। तो ये जो x का मान है, आप ध्यान से देखिए, किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जो बिंदु होगी, जो स्थिति होगी, उसके अंदर पहला जो मान होगा वो x का होगा। हमेशा ऐसा होता है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि y, x। अगर आप ऐसा कहते हैं तो वो गलत होगा, ये चीज गलत होगा। आप किसी भी बिंदु की स्थिति को y, x से नहीं दर्शाएंगे। हमेशा पहले x आएगा फिर y आएगा, चाहे बिंदु कुछ भी हो, बिंदु की स्थिति कुछ भी हो। पहले आप x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु A को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो -2, 5 से दर्शाया गया है,
तो x निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा -2। और अगर हम यहाँ से y निर्देशांक लिखना चाहते हैं, अगर हम y निर्देशांक को लिखना चाहते हैं तो y निर्देशांक को आप कोटि भी कह सकते हैं। ये शब्द ध्यान, y निर्देशांक को आप कोटि भी कहते हैं, जो कि 5 है। इन शब्दों को दिमाग में रखिएगा कि x निर्देशांक कहेगा तो आप x का मान लिखेंगे, y निर्देशांक कहेगा तो उस बिंदु से आप y का मान लिखेंगे। अगर बिंदु दे दिया है, कह रहा है कि भुज लिखिए, तो भुज का मतलब है कि आप उसका x निर्देशांक लिखिए। अगर बिंदु से कह रहा है कि कोटि लिखिए, तो कोटि का मतलब है कि आप उसका y निर्देशांक लिखेंगे। तो भुज, कोटि, x निर्देशांक, y निर्देशांक, इनके शब्दों को अपने दिमाग में रखिएगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय ये बहुत मदद करने वाली हैं हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी बिंदु की स्थिति को दिखाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अच्छे से इसको अपने दिमाग में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो भुज और कोटि भी आपकी समझ में आ गया है। और तो इतना सब कुछ अगर आप समझ गए होंगे, तो अब आप एक्सरसाइज जो इसका 3.2 है उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है हमेशा। देखिए, ये जिसको आप मूल बिंदु कह रहे हैं, इस मूल बिंदु को हम O से दर्शाते हैं। मूल बिंदु को O से दर्शाया जाता है और इस मूल बिंदु के भी अपने निर्देशांक होते हैं। मतलब x अक्ष और ये y अक्ष एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। और क्योंकि ये मूल बिंदु है तो ये 0 का भी काम करता है और ये O का भी काम करता है। तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक आपको दिमाग में रखना है कि 0 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0, यानी कि x का मान भी 0 होता है, यानी कि x निर्देशांक भी 0 होता है और साथ में y निर्देशांक भी 0 होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपको कि मूल बिंदु के निर्देशांक को लिखिए, तो आप बताएंगे कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें 0 0 होता है, यानी कि x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। इस चीज को अच्छे से फोकस करिए, समझिए कि जो x अक्ष है, y अक्ष है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में समझ लीजिए। अब जो है, मैंने आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई है, समझाया है, इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे कि चतुर्थांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चतुर्थांश क्या है, x अक्ष, y अक्ष, ये धनात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक y अक्ष। और जो कार्तीय तल होता है किस प्रकार से 4 भागों में बटा हुआ है। मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। किसी बिंदु की स्थिति में x निर्देशांक होता है जिसको भुज कहा जाता है, y निर्देशांक होता है जिसको कोटि कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में अच्छे से रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ये जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 को देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर हम लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये रहा क्षैतिज रेखा,
ये रहा ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इसको हम x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। तो इनके नाम लिख दीजिए। आप फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे x अक्ष और दूसरा क्या है, y अक्ष। ठीक है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है उसको x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसे y अक्ष कहते हैं। इस प्रकार से हमने नाम लिख दिया है, यही नाम तो लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। बताइए क्या नाम है। देखिए, इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो जैसे 4 भाग हैं ये, तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट का आंसर क्या है। ठीक है, प्रत्येक भाग का क्या नाम है, चतुर्थांश। 4 भाग होते हैं ना ये, इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ध्यान दीजिए कि उस बिंदु का हमें नाम बताना है, उस बिंदु का नाम बताना है जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो ये रेखा है और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। क्या नाम है इस बिंदु का, मूल बिंदु है। क्या नाम है इसका, मूल बिंदु। मूल बिंदु है। अगर कहा होता मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए तो आपको फिर ये 0 0 भी लिखना पड़ता, यानी कि 0,0। ठीक है, तो फिलहाल तो आप मूल बिंदु लिख के छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप निर्देशांक भी लिख देते हैं 0 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बस इतना ही है 3.2 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को ध्यान से देखिए। आकृति 3.14 है ये। ध्यान से इसको देख लीजिए। ये आपको x अक्ष दिख रहा होगा और ये y अक्ष दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ बिंदुओं को दिखाया गया है, यानी कि कुछ बिंदुओं को दर्शाया गया है। जैसे कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बिंदु B, बिंदु D, बिंदु C, बिंदु G, E, H, M, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इस ग्राफ को, इस आलेख को, इसको देखना है। इस आकृति को आप जो भी कह लें, इसको, इस आकृति को हम देखेंगे। क्वेश्चन में जो भी कहा गया है उसका जवाब लिख देंगे बस। ठीक है, तो चलिए हमारे पास में फर्स्ट से लेके 8 पॉइंट हैं, इन सभी के जवाब लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पॉइंट का जवाब है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि बी के निर्देशांक लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक लिखना है। तो बी के निर्देशांक चलिए लिख देते हैं। क्या है बी का निर्देशांक, तो बिंदु बी को देखिए ध्यान से। ये रहा बिंदु बी। तो बी का निर्देशांक लिखने के लिए पहले x का मान लिखना है। तो x अक्ष पे नीचे जब हम आएंगे तो हमें -5 मिलेगा, कॉमा। अब y की ओर चलते हैं।
तो y की ओर जब हम जाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो यानी कि ये हो गया बिंदु B के निर्देशांक। बहुत इजी है। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि C के निर्देशांक लिखिए। तो C के निर्देशांक हम लिख देते हैं। तो C के निर्देशांक बराबर, C कहाँ पर है? बिंदु C को ध्यान से देखिए, बिंदु C यहाँ पर है। तो पहले तो x का मान लिखना है, तो x अक्ष पे जाना पड़ेगा। नीचे जब हम जाएंगे तो हमें 5 मिल गया, यानी कि 5 कॉमा। अब बिंदु C से आप y अक्ष पे जाइए सीधा, तो ये -5 मिल गया, तो -5। तो बिंदु C के भी निर्देशांक हो गए। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। चलिए पहचान कर लेते हैं। हमारे पास निर्देशांक दिया है, निर्देशांक दिया है उसने हमें -3, -5। -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बराबर। तो -3 x का मान है और -5 y का मान है। ध्यान से समझिएगा, इस बिंदु में x का मान -3 है और y का मान -5 है। इस x का मान हम माइनस की ओर देखेंगे और इस y के मान को भी माइनस की ओर देखेंगे। तो ये रहा x अक्ष और हमें देखना है -3, तो इधर तो प्लस में है, उधर चलते हैं। तो ये रहा -3, तो -3 मिल गया। अब हमें जाना है -5 पे, क्योंकि y का मान -5 है। तो y अक्ष ये है, तो ये तो प्लस में जा रहा है, ऊपर जाना नहीं है, हमें नीचे जाना पड़ेगा माइनस में। तो ये रहा -5। तो -3 ये है, -5 ये है, तो हमें -3 भी मिल रहा है, -5 भी मिल रहा है। तो जब हम -5 से सीधी रेखा खींचेंगे और -3 से भी सीधी रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे को ई पर काटेंगी। कहाँ काटेंगे? ई पर। यानी कि -3 से एक सीधी रेखा लेके आइए और फिर -5 से भी सीधी रेखा लेके जाइए, तो एक दूसरे को ई पर काटेंगी। तो इसका मतलब हो गया ई। ठीक है। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? ई है। समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट लेते हैं। क्या दिया है फोर्थ पॉइंट में? कह रहा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 तो x अक्ष पे देखना है, -4 y अक्ष पे देखना है। तो ये तो प्लस की ओर मिलेगा, ये माइनस की ओर मिलेगा। तो x अक्ष पे 2 देखेंगे, प्लस का 2 ये मिल गया और y -4 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो जब इसको यहाँ से ऊपर लेके आएंगे और इसको यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो जब एक सीधी रेखा आएगी 2 से और -4 से सीधी रेखा जाएगी तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? इस G पर काटेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पहचाना गया बिंदु है वो क्या है? G। यानी कि 2, -4 द्वारा जो पहचाना गया बिंदु है वो क्या है? G है। समझ आ गया। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में D का भुज बताना है। D का भुज।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी का भुज। ध्यान दीजिए, भुज का मतलब क्या बताया था मैंने? भुज का मतलब है कि आप यक्ष निर्देशांक बताएंगे। भुज का मतलब यक्ष निर्देशांक, वो भी डी का बताना है। तो डी कहाँ पर दिख रहा है इसके अंदर? जब आप इसके अंदर ध्यान से देखें तो डी यहाँ पर दिख रहा है। तो भुज का मतलब है कि यक्ष निर्देशांक, तो यानी कि आपको नीचे आना पड़ेगा। यक्ष निर्देशांक 6 मिल गया। कितना मिल गया? 6। तो आप 6 लिख देंगे। 6th पॉइंट पे क्या है? कह रहा है बिंदु यच की कोटि बताइए। बिंदु यच की कोटि, तो बिंदु यच की कोटि बराबर, तो कोटि का मतलब क्या है? कोटि का मतलब तो y निर्देशांक है। तो यच चलिए देखते हैं y निर्देशांक क्या है यच का। तो इसके अंदर यच हमें यहाँ मिल गया है। तो कोटि बताना यानी कि y निर्देशांक बताना है। तो जब हम आएंगे हम y पर तो हमें ये मिल जाएगा -3। क्या मिल जाएगा? -3। ठीक है, मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट लेते हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करें, आसान बहुत हैं ये सारी चीज़ें, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पर भी कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। 5-6 पॉइंट तो यहाँ पर हो गया है। 7वां पॉइंट लेते हैं अब हम। 7वां पॉइंट क्या लिखा है? 7वें में कह रहा है कि बिंदु यल के निर्देशांक बताइए। 7वें पॉइंट में बिंदु यल के निर्देशांक, तो बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल के निर्देशांक बराबर, बिंदु यल के निर्देशांक हमें बताना है। तो यल कहाँ पर है? यल को देखते हैं। हमें यल यहाँ मिल गया। तो यल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो यल है ये तो y अक्ष पर है। ध्यान से देखिए, यल जो है ये y अक्ष पर हमें मिल रहा है। यक्ष का मान कितना होगा? 0 होगा और y का मान 5 होगा। ध्यान दीजिएगा कि बिंदु जो है यानी कि जो यल बिंदु है वो y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर कोई भी जो बिंदु होता है, ठीक है, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको जो दिमाग में रखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको अभी से दिमाग में रखेंगे तो आगे ये बहुत काम आएगा। पहला है कि यक्ष अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, यक्ष अक्ष पर स्थित, यक्ष अक्ष पर स्थिति, या फिर यक्ष अक्ष पर स्थित लिखना सही रहेगा। यक्ष अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, यक्ष अक्ष पर स्थित कोई भी जो बिंदु होता है उसमें, क्योंकि यक्ष अक्ष पर स्थित है तो यक्ष अक्ष पर स्थित है तो y तो 0 हो जाएगा, लेकिन यक्ष का कुछ ना कुछ मान आपको जरूर मिलेगा। अगर बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित है तो y आपका 0 रहेगा, लेकिन यक्ष का कुछ ना कुछ मान आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु वो किस रूप में होगा? क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है तो x 0 होगा, लेकिन y का कुछ न कुछ मान जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा, लेकिन x का कुछ भी मान हो सकता है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होगा, लेकिन x का मान जरूर होगा, लेकिन y 0 रहेगा। अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है
तो कोई भी जो बिंदु होगा उसका x तो 0 होगा, लेकिन y का कोई ना कोई मान जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। तो बिंदु यल के निर्देशांक हमें बताना है। तो अगर हम यल के निर्देशांक को ध्यान से देखेंगे तो यल तो हमारा y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पे अगर वो स्थित है तो यानी कि x तो उसका 0 हो जाएगा, लेकिन y का मान कितना मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लिखा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि y का मान तो हमें 5 मिलेगा, लेकिन जो इसका x का मान है वो 0 रहेगा। ठीक है। फिर कह रहा है बिंदु यम के निर्देशांक लिखिए। यम के निर्देशांक 8th लास्ट पॉइंट है ये। बिंदु यम के निर्देशांक को हम लिखना चाहते हैं तो बराबर, बिंदु यम के निर्देशांक को लिखना चाहते हैं बराबर, क्योंकि हम बिंदु यम के निर्देशांक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, यम के निर्देशांक। तो यम को देखेंगे तो ये तो हमें x अक्ष पे मिल गया। बिंदु यम कहाँ मिला, x अक्ष पे। तो x अक्ष का कोई भी जो बिंदु होगा उसका y 0 हो जाएगा, x का कोई ना कोई मान रहेगा। तो y तो हो गया 0। अब देख लेते हैं x का क्या मान है। तो यहाँ पर है वो, तो -1 -2 -3 यानी कि हमें मिल जाएगा -3। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिंदु यम के निर्देशांक -3,0 है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है कि कोई भी बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है वो x,0 के रूप का होगा, y अक्ष पर स्थित है तो 0,y के रूप में होगा। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 3.2 ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी कार्तीय तल में एक बिंदु को आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए होते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, जिसमें कि आपको सिखाऊंगा ग्राफ को बनाना। अब आप ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 3.1 बहुत छोटा एक्सरसाइज था और 3.2 भी बहुत छोटा ही है, केवल 2 ही क्वेश्चन हैं। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो बेसिक नॉलेज थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आप इनको अपने दिमाग में रखिएगा, समझिए और इसको बना के देखिए। कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति को बना के देखिए, समझिए, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत इजी है ये। और अभ्यास करके देखिए, एक्सरसाइज सॉल्व करके देखिए, आप आसानी से कर पाएंगे। तो जल्दी हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।